नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज का दिन तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज 2:30 बजे फैसला हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आते हैं या फिर उन्हें अंदर ही रहना पड़ेगा। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को आनन फानन में जमानत दे दी थी। वेकेशन बेंच में जस्टिस न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी और ईडी ने 48 घंटे का समय उनसे मांगा था कि वो अपना जवाब दाखिल करेंगे, लेकिन ईडी को 48 घंटे का समय भी जस्टिस न्याय बिंदु ने नहीं दिया। उल्टे ये टिप्पणी की कि जो सारे दस्तावेज सबूतों के तौर पर अदालत के सामने रखे गए हैं उनको कौन पढ़ेगा, इतने सारे दस्तावेजों को कौन पढ़ेगा। ऐसे में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। अगले दिन यानी 21 जून को ईडी की टीम दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी। दिल्ली हाईकोर्ट में वेकेशन बेंच में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अगुवाई में इस फैसले पर रोक लगा दी गई थी और उसके बाद इस मामले पर सुनवाई हुई थी। 21 जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और ये कहा था कि वो अगले 2-4 दिन में इस मामले पर फैसला सुनाएंगे। और अरविंद केजरीवाल को बहुत जल्दबाजी है बाहर आने में। उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो तिहाड़ जेल में बैठे रह जाएं और बाजी मार कर ले जाएं सत्याग्रह पर बैठी आतिशी सिंह। तो उन्होंने रविवार को यानी कि 23 जून को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया इस बात को लेकर कि जो रोक लगाई है उनकी जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने, वो गैर कानूनी है। इस तरीके से उनकी जमानत पर रोक नहीं लगाई जा सकती और ये भी गुहार लगाई कि वो तो एक राजनेता हैं, दिल्ली के सीएम हैं, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बहुत बोलते हैं, इसलिए उनके खिलाफ एक साजिश रची गई और उन्हें एक झूठे मामले में फंसाया गया। और अब जब उनको जमानत मिल गई है तो उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का तो खुद का भी मानना है कि अगर किसी को जमानत मिल जाती है तो उसको 1 दिन के लिए भी जेल में रखना गुनाह है। ऐसे में उनको जल्द से जल्द जमानत पर रिहा किया जाए। और अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह भी कहा गया था कि इस मामले पर अर्जेंट बेसिस पर यानी कि तुरंत सुनवाई हो और अरविंद केजरीवाल की इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर भी लगा दी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के इस मामले की सुनवाई भी कर ली। दोनों पक्षों ने वहां पर भी अपनी अपनी दलीलें रखी। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया कि उनके मुवक्किल को यानी कि अरविंद केजरीवाल को 20 जून को राउस एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई थी और उनको अभी तक रिहा नहीं किया गया है। 4 दिन हो गए हैं और अगर उनको दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो फिर इन 4 दिनों की भरपाई कौन करेगा। वो ये चाहते थे कि तुरंत इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से कहा कि वो थोड़ा सब्र रखें, इंतजार करें। अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि 3-4 दिन में वो फैसला सुना देंगे तो उनको इंतजार करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिलहाल कुछ नहीं करेगा, सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा। ये देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है। जब दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो बुधवार को यानी कल 26 जून को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो ऐसे में अब सबकी नजरें दिल्ली हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं। आज 2:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल के भविष्य को लेकर फैसला सुनाएगा। क्या उनको तिहाड़ जेल में रहना होगा या वो बाहर आएंगे, तिहाड़ जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल छूटेंगे, क्या ये सच होता है या फिर ईडी की तरफ से जो दलीलें दिल्ली हाई कोर्ट में रखी गई हैं उन पर मोहर लगती है। क्योंकि ईडी ने सोमवार को भी 29 पन्नों का जवाब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखा है और ईडी की तरफ से अपने इस जवाब में कोर्ट को यह जानकारी दी गई है कि उनके पास वो सारे सबूत हैं जो ये बताते हैं कि किस तरीके से साउथ लॉबी से जो पैसा आम आदमी पार्टी को मिला था उसे गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च करने के लिए हवाला ऑपरेटर्स के जरिए ट्रांसफर किया गया था। हवाला ऑपरेटर्स ने वो पैसा पहुंचाया था गोवा में और विनोद चौहान जो कि एक आरोपी है और पेशे से वकील है, अरविंद केजरीवाल का बहुत ज्यादा करीबी है, उसके मोबाइल फोन से ये सारी जानकारी मिली है कि उसने साउथ लॉबी के शराब कारोबारी अभिषेक बोनापल्ली के कहने पर के कविता के पीए से 25 करोड़ रुपए लिए थे और ये 25 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के साथ साउथ लॉबी की जो डील हुई थी उसी का हिस्सा थे।
और 25 करोड़ मिलने के बाद उसने अपने मोबाइल फोन से उस पैसे की तस्वीरें खींचकर अरविंद केजरीवाल को भेजी थी और वो तस्वीरें भी आज की तारीख में ईडी के पास है। और ईडी ने यह भी दावा किया कि गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे उन सब को कैश में पैसा दिया गया था और 13 ऐसे उम्मीदवार हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आम आदमी पार्टी ने उन्हें गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान मैदान में उतारा था। उनके बयान ईडी के पास है। उन्होंने ईडी को ये जानकारी दी थी कि उनको चुनाव में खर्च करने के लिए कैश में पैसा दिया गया था और इसके तार तो ईडी पहले ही खंगाल चुकी है कि चरणप्रीत सिंह वो भी हवाला ऑपरेटर्स के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी का पैसा गोवा में ट्रांसफर कर रहा था। और जब गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल गोवा के दौरे पर गए थे और 7 स्टार होटल में ठहरे थे और उनका पूर्व पीए विभव कुमार उनके साथ था, तो जिस होटल में उन दोनों के कमरे बुक किए गए थे उस होटल का बिल चरणप्रीत सिंह ने चुकाया था। और कहा ही जाता है कि वो पैसा जो होटल के बिल के तौर पर दिया गया था वो पैसा भी साउथ लॉबी से मिले पैसे का ही हिस्सा था, यानी कि वो पैसा गोवा में ट्रांसफर हो चुका था, कैश में था वो पैसा और उसी पैसे से अरविंद केजरीवाल के होटल का बिल चुकाया गया था। तो ये सारे दस्तावेज ईडी की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखे गए हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि 21 जून को जब ईडी की टीम दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी तो जस्टिस सुधीर कुमार जैन की बेंच ने यह कहा था कि वो अपना फैसला इसलिए सुरक्षित रख रहे हैं क्योंकि वो सारे दस्तावेजों को पढ़ना चाहते हैं, जो सबूत है उनको देखना चाहते हैं, क्योंकि ईडी ने कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि उनको अपनी बात रखने का मौका जस्टिस न्याय बिंदु ने नहीं दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट में वो अपनी बात नहीं रख पाए, वो अपना जवाब दाखिल करना चाहते थे लेकिन उनको 48 घंटे का समय नहीं दिया गया। ऐसे में जस्टिस न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर जो फैसला सुनाया वो विकृत और पक्षपातपूर्ण फैसला था। ऐसा फैसला वो नहीं सुना सकते थे ईडी का पक्ष सुने बिना। साथ ही साथ ईडी ने यह भी कहा था कि पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 के तहत उनका पक्ष सुने बिना अदालत कोई फैसला नहीं सुना सकती। इस एक्ट का उल्लंघन भी हुआ था राउज एवेन्यू कोर्ट में। ऐसे में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह कहा था कि वो इसका फैसला आने वाले 2-3 दिन में सुनाएंगे, क्योंकि वो सारे दस्तावेजों को देखना चाहते हैं, सारे डिजिटल एविडेंस को खंगालना चाहते हैं, उसके बाद अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन ताजुब की बात यह है कि सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रहा था तो उस वक्त ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट जमानत के मामले पर फैसला सुरक्षित नहीं रख सकता। तुरंत फैसला सुनाना चाहिए था दिल्ली हाई कोर्ट को। और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अभी वो इंतजार करेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है, उसके बाद वो कल यानी 26 जून को इस मामले पर सुनवाई करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा अरविंद केजरीवाल से कि उन्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, पहले दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शाम तक ये खबर आई कि दिल्ली हाई कोर्ट आज 2:30 बजे अरविंद केजरीवाल के मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन यहां पर यह समझना जरूरी है कि जब ये कहा जाता है कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पाई, कि कविता को अभी तक जमानत नहीं मिल पाई, तो फिर अरविंद केजरीवाल जिसको कि ईडी इस पूरे शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बता रही है और यहां तक कह रही है कि नई आबकारी पॉलिसी अरविंद केजरीवाल के दिमाग की उपज थी, उन अरविंद केजरीवाल को इतनी आसानी से जमानत कैसे मिल सकती है। तो यहां पर यह समझना जरूरी है कि निचली अदालत से मनीष सिसोदिया को कभी जमानत मिली ही नहीं और उनका मामला हमेशा रेगुलर बेंच नहीं सुना। आपको याद होगा पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले से जुड़े सारे मामलों की सुनवाई जस्टिस नागपाल किया करते थे। बाद में जस्टिस कावेरी बावेजा आई और उन्होंने इन मामलों की सुनवाई करना शुरू किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली वेकेशन बेंच से। अदालत में छुट्टियां चल रही हैं और रोटेशन पर वेकेशन बेंच बैठता है, तो जो जस्टिस न्याय बिंदु है वो रेगुलरली इस मामले की सुनवाई नहीं कर रही हैं, वो वेकेशन बेंच के दौरान इस मामले की सुनवाई कर रही थी। तो सवाल तो ये भी उठा कि जो मामला इतना गंभीर है, जिस पर लंबे समय से सुनवाई चल रही है, उस मामले पर
इस तरीके से जस्टिस न्याय बिंदु अरविंद केजरीवाल को जमानत कैसे दे सकती हैं? वो तो सिर्फ इसलिए बैठी हैं कि अर्जेंट बेसिस पर अगर कोई मामला है तो उस पर वो सुनवाई करके किसी को राहत दे सकती हैं। लेकिन जो मामला लंबे समय से अदालत में चल रहा है, जिस मामले में आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट से कभी जमानत ही नहीं मिल पाई, उस मामले में अरविंद केजरीवाल को वेकेशन बेंच से जमानत कैसे मिल गई? सवाल इस पर उठ रहे हैं। और फिर ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या उस वक्त दायर किया गया जब अदालत में छुट्टियां चल रही थी? क्या एक स्ट्रेटजी के तहत अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को उस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर किया गया जब अदालत में छुट्टियां चल रही थी, जब रेगुलर जज यानी कि स्पेशल जज कावेरी बावेजा छुट्टी पर थी? तब एक स्ट्रेटजी के तहत उनकी जमानत याचिका को वेकेशन बेंच के सामने रखा गया और उस पर आनन फानन में एक स्ट्रेटजी के तहत फैसला भी सुना दिया गया रात 8 बजे। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जस्टिस न्याय बिंदु ने ईडी का पक्ष सुने बिना पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 का उल्लंघन करके इस मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी और इसी आधार पर ईडी की टीम दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी। जो लोग ये कहते हैं कि ईडी की टीम किस आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट गई, खासतौर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यह सवाल उठाया था कि अभी तो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला अपलोड भी नहीं हुआ था, उसकी कॉपी भी किसी को नहीं मिली थी और ईडी तुरंत दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई और किस आधार पर ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत का विरोध कर रही है? ये सवाल उनकी तरफ से उठाए गए थे। तो यहां समझने वाली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए रविवार के दिन? उनको भी तो इंतजार करना चाहिए था कि दिल्ली हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है ईडी की याचिका पर। अरविंद केजरीवाल भी तो इंतजार कर सकते थे, उनको भी तो देखना चाहिए था कि क्या फैसला आता है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। उनके आदेश का इंतजार करने के बाद उसकी कॉपी लेकर अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनको तो लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत उनके मामले पर सुनवाई करके सोमवार को यह आदेश सुना देगा कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है, तो तुरंत उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाएं तिहाड़ जेल के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पहले दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद इस पर वो 26 तारीख को यानी कि कल सुनवाई करेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 29 पन्नों का जो जवाब ईडी की तरफ से दाखिल किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें जो सबूत कोर्ट के सामने रखे गए हैं उनको लेकर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। सबसे बड़ा पॉइंट तो ईडी की तरफ से यही रेज किया गया है कि उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। गैर कानूनी तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाया। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आज 2:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। साथ ही साथ ईडी ये भी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने आईफोन का पासवर्ड उनको नहीं दिया है। तो आखिर अरविंद केजरीवाल को डर किस बात का लग रहा है? अगर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सच्चे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो फिर वो अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड ईडी को क्यों नहीं दे रहे हैं? और ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि 2021-22 में जब ये आबकारी पॉलिसी बनी थी, उस वक्त का अरविंद केजरीवाल का आईफोन कहां है, उसको डिस्ट्रॉय क्यों किया गया? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनको जोड़ना और समझना बहुत जरूरी है। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन सबूतों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अब देखना होगा कि ईडी की तरफ से जो सबूत दिल्ली हाई कोर्ट में रखे गए हैं उसका कितना संज्ञान लेती है दिल्ली हाई कोर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।